नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हरियाणा विशेष। अब बात करते हैं खबरों की, जहां पर सिंधु बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में मोर्चे ने कहा कि बाकी मांगों को सरकार जल्द से जल्द माने, जिसके बाद वो अपने घर जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून सहित किसानों में अभी तक किसी तरह की और मांगों को नहीं माना गया है। हरियाणा संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर 26 से ज़्यादा संगठनों ने भाग लिया, क्योंकि हरियाणा की स्थिति भिन्न है दूसरे स्टेटों की बजाय। पंजाब में ओपोजिशन की सरकार है और हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, और जिसमें हमने कृषि पर बने जो कानून थे उनको वापस लेने के लिए जो लड़ाई शुरू की थी, एमएसपी पे गारंटी कानून की बात की थी। जितना कानून को रद्द करवाने की मांग थी, उतने ही एमएसपी की जो गारंटी कानून की मांग भी हमारी उतनी है। अभी सरकार ने जो कानून तो वापस ले लिए, मगर अभी एमएसपी पर भी जो पेच फंसा है उस पर भी चर्चा हुई, क्योंकि पूरे देश की निगाहें, किसान चाहता है कि मुझे फसल की खरीद की गारंटी मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इस पर भी हमने जो हरियाणा संयुक्त मोर्चा ने चर्चा की है कि जो कमेटी बन रही है वो कमेटी मात्र बातों की ना बन जाए, वालों सरकार अपना पीछा ना छुड़ा जाए कमेटी बना के, बल्कि सरकार ये बताए कि ये कमेटी कानूनी रूप से गारंटी तय करे कि ये कमेटी एमएसपी को गारंटी कानून बनाएगी। ये सरकार को स्पष्ट करना होगा। और आगे एसकेएम हरियाणा ने जो मांग रखी है कि जो जब से अध्यादेश आए थे तब से लेके आज तक जितने भी मुकदमे बने हैं, चाहे वो रेलवे का चाहे वो चुनाव के हैं, जो वापस ले खारिज करे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए। 48,000 से ज़्यादा हमारे साथियों पे मुकदमे हैं, और कभी ये ना हो कि ये जो मुकदमे हैं वो साथी झेलते रह जाएं। जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 3 कानून रद्द हुए हैं, जो हमारी जीत हुई है और सबकी जीत हुई है। तीनों कानून देश के लिए बने थे और पूरे देश के लिए रद्द हुए हैं। जो एमएसपी का मामला है, जो पराली या दूसरे या कमेटी बननी है, वो पूरे देश का मामला है। पंजाब का भी उतना ही उसमें हिस्सा है। इसीलिए ये अफवाहें पर मत जाएं कि हम लोग जा रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं, जो प्रधान जी ने पहले बताई है कमेटी के बारे में, मैं उसका दोहराव नहीं करूंगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी इकट्ठा होकर पूरे प्रांतों के लोग लड़े हैं। भले ही पंजाब का ज़्यादा हिस्सा हो, फैसलों में ज़्यादा हिस्सा हो, ये हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इन अफवाहों में मत आए। हम इकट्ठे लड़ रहे हैं, संयुक्त मोर्चा इकट्ठा है। जब तक हमारी जो मांगे केसों वाली एमएसपी की कमेटी बारे जो पूरी तरह कानूनी तौर पर सही नहीं हो जाता, हम कहीं नहीं जाने वाले। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा वक्त से जारी किसान आंदोलन इसी सप्ताह में खत्म हो सकता है। दिल्ली बॉर्डर खाली कर किसान अपने घरों को लौट जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के साथ ही किसान वापसी शुरू कर देंगे। टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों और किसान नेताओं का कहना है कि ढोल की थाप पर नाचते गाते हुए वो घर जाएंगे और घर जाने पर दीपमाला लगाई जाएगी। किसान नेता बलदेव का कहना है कि अब उन्हें घर जाना है, इसलिए थोड़ी और तेजी सरकार को दिखानी चाहिए। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में कानून वापसी का बिल पास हुआ, अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो जाने चाहिए। स्वागत करते हैं जो देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात आ। हमका शौक नहीं है, सड़कों पर बैठने का कोई शौक नहीं है। देखो ये जड़ा बड़ा लंबे समय बाद फैसला हुआ, बहुत 700 किसान हमारा शहीद हो गया। जाएंगे तो सही वापस, कितना चिर इत्थे बैठेंगे। थोड़ा सा सरकार को तेज़ी करनी चाहिए। जैसे बिलों के लोकसभा में इतनी तेज़ी से बिल पेश किए गए, पास किए गए, राज्यसभा में पास किए गए, तो उनको जल्दी जल्दी राष्ट्रपति साहब की भी मोहर लग जाए तो बहुत अच्छा होएगा। एमएसपी ने कमेटी है, मैं कहना भी ऑफिशियली तौर पर नहीं आ रहा कुछ हजे, ऑफिशियली तौर पर भेज देना
कोई लेटर भेज दें, जिमें हमें लेटर दिया है 6 मांगे जिस हमारी डिमांड सी उनका लेटर दे दिया था। ये थोड़ा सौखा हो जाएगा कि सरकार ऑफिशियली तौर पे कोई ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੇ ਨਾਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਢਮੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ और दूसरे सारे स्टेटों के ਜਿਹੜੇ किसान हैं, ਤੁਸੀਂ देखोगे भी कितना ਵਧੀਆ जलाओ होगा। मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार के पास लिस्ट नहीं है तो वो सरकार को डाटा मुहैया कराने को तैयार है कि आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई। कांग्रेस अपने स्तर पर मृतकों के परिजनों की मदद कर रही है, लेकिन सरकार की मदद करने की नीयत ही नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जवाब है इनका, और केंद्र सरकार को अगर इस पे रिकॉर्ड चाहिए तो मैं उस रिकॉर्ड को मुहैया कराने के लिए तैयार हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एक लिस्ट जारी करी है, और पंजाब सरकार ने ऐसे परिवारों को जो है अपना आर्थिक मदद करने का काम किया, लिस्ट बनाकर पंजाब सरकार से ले ले। और हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने हर जो किसान जिसने अपनी जान कुर्बान करी, उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद अपनी निजी कमाई से करने का काम हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब के नेतृत्व में विधायक दल ने किया है। और मैं स्वयं लगभग हर परिवार के घर में। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन पर कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। वहीं पिछले 2 साल में एमएसपी पर फसल की खरीद हो रही है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई नॉन लीथल एक्टिविटी में पाया गया है तो सरकार, क्योंकि वो प्रदेश का नैरेटिव है, उसके ऊपर जरूर निर्णय लेगी। जहां बात आती है कि एमएसपी की गारंटी केंद्र का प्रेरोगेटिव है, केंद्र ने कमेटी बनाने के ऊपर चर्चा करी है। उम्मीद है कि उसके ऊपर तुरंत केंद्र और किसान संगठन और प्रदेश सरकारें मिलकर कमेटी बनाएगी कि एमएसपी को कैसे रेगुलराइज किया जाए। हरियाणा ने पिछले 2 वर्षों के अंदर 13 ऐसी क्रॉप्स है जिनको एमएसपी के, और 17 ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है जिनको भावांतर भरवाई के अंदर किसान के पक्ष में खरीद। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर एक तरफ अध्याय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का नाम लिखा जाएगा। महोत्सव का कार्यक्रम पहली बार आयोजन स्थल ब्रह्मा सरोवर से लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। सीएम ने कहा कि 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक गीता जयंती महोत्सव चलेगा। महोत्सव की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता जीवन का सार है। ये देश और प्रदेशवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार गीता जयंती के दिन इस उपदेश को 5158 वर्ष हो जाएंगे। गीता हर व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ ना कुछ सिखाती है, चाहे वो विद्यार्थी हो, सैनिक हो, अध्यापक हो या फिर राजनीतिज्ञ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन के बाद हरियाणा सरकार गीता जयंती महोत्सव को वर्ष 2016 से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मना रहा है। इसी कड़ी में इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। विश्व बंधुत्व के और वसुधैव कुटुंबकम को सन्मार्ग पर लाने का एक आकाश है। श्रीमद् भगवद गीता का इतिहास उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, बहुत से ऐसे शहीद हैं, उन्होंने प्रेरणा गीता से ली है, क्योंकि गीता हर व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ ना कुछ सिखाती है। चाहे वो विद्यार्थी के लिए हो, चाहे वो किसी किसान के लिए हो, चाहे वो सैनिक के लिए हो, चाहे वो अध्यापक के लिए हो। केवल हरियाणा तक सीमित हो, न केवल अपने देश तक सीमित हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी इस गीता का सार, क्योंकि किसी एक समाज के साथ बंधा हुआ नहीं है, किसी एक धर्म के साथ, किसी एक पूजा पद्धति के साथ, किसी एक ऐसे वर्ग के साथ ये गीता का सार बंधा हुआ नहीं है, मानवता के लिए है। दुनिया को भी गीता के माध्यम से हम बहुत कुछ बता सकते हैं। धीरे धीरे उसका स्वरूप बढ़ना शुरू हुआ, और आज बहुत से देश ऐसे हैं जिनके यहाँ प्रतिनिधि ये शामिल होते हैं,
वहाँ के कलाकार आते हैं और कलाकारों के माध्यम से यहाँ बहुत सी कृतियाँ जो हैं वो की जाती हैं। अभी जो मुझे जानकारी दी गई है उसके अंदर 3700 से ज़्यादा कलाकार जो स्वदेश के भी होंगे विदेश के भी होंगे वो सब यहाँ आने वाले हैं, बड़ी संख्या है। 21 स्कल्पचर यहीं बनाएंगे जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ये सब महाभारत से संबंधित होंगे। तो महाभारत से संबंधित बड़े बड़े म्यूजियम उनको बनाने का भी आगे विचार चल रहा है। ज्योतिषर के अंदर एक 200 करोड़ रुपए की लागत लगा करके हम महाभारत के एक जो आज के हिसाब से जैसे यानी ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उन कथाओं का वर्णन करने के लिए और उस प्रकार का एक स्कल्पचर ये बनाए जाएंगे। 75 ख्याति प्राप्त चित्रकार गीता विषय और महाभारत दृष्टांत से 3 दिन तक यहाँ पेंटिंग करेंगे। ये सब भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आएंगे। यहाँ पर गीता महोत्सव, बल्कि विदेशों में भी गीता महोत्सव की परंपरा एक हमने शुरू की है। 2019 में मैं स्वयं गया था स्वामी जी के सानिध्य में मॉरिशस में, और गीता उत्सव ये मनाया गया। और बाद में इंग्लैंड में भी, लंदन में भी ये मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम तय हो गया था, लेकिन संयोग से उसी समय ये कोविड नाम की बीमारी आ गई मार्च 2020 में, इसलिए उसको स्थगित करना पड़ा। तो ये सारे देश यानी विदेशों में भी ये सारे कार्यक्रम करने की जो परंपरा हुई है, इसका एक धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है। ये समय जो है हमारा, ये पिछले 2016 से 2021 मात्र 5 साल या छठा ये उत्सव इतना मात्र नहीं है, बल्कि आगे चल करके वर्षों के बाद ये एक ऐसा युग माना जाएगा कि गीता के प्रचार प्रसार को किस समय सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। 5000 साल पहले गीता का अपना एक महोत्सव मनाया गया होगा, यानी गीता का अपना एक संदेश सुनाया गया, लेकिन उसको आज भारतवर्ष में, आज़ाद भारत में गीता का उपयोग कितना है, ये याद से शुरुआत करके विदेशों तक ले जाने के लिए ये समय ये जाना जाएगा, याद रखा जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात आई तो उसकी झलक भी यहाँ मिलेगी। आखिर हमारे बलिदानियों ने, हमारे देश की आज़ाद कराने वाले लोगों ने, उन्होंने भी गीता का संबल इस नाते से कितना उसका उपयोग किया है, इसका भी एक प्रयोग होगा। और लगातार जैसे कल से 2 दिसंबर से ये कार्यक्रम शुरू होंगे, 19 दिसंबर तक चलेंगे। प्रमुख कार्यक्रम जो है वो 9 से लेकर 14 तक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर में आयोजित किए जा रहे अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले के संबंध में प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ साथ सरकार की कल्याणकारी नीतियों का लाभ पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने 29 से 30 नवंबर को बड़े पैमाने पर व्यवसाय और स्वरोजगार के लिए पात्र परिवारों को चयन करने हेतु राज्य भर में 24 अलग अलग स्थानों पर आयोजित मेले के संबंध में उपायुक्तों से सुझाव और प्रतिक्रियाएं ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों को प्राप्त हो और रोजगार के अवसर मिले। इसके लिए हर परिवार का आय सत्यापन बड़े बारीकी और ध्यान से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने एकल परिवार आईडी और विभाजित हुए परिवारों के आईडी के डेटा को रिकॉर्ड करने के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे परिवारों का आय सत्यापन एक माना जाए और इस डेटा का कार्य के उचित तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मुख्यमंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव और संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जिला के उपायुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों के निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने जिले में जनता के बीच कोरोना प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की सफाई इत्यादि को सख्ती के साथ लागू करें। इसके अलावा सभी स्कूल, उद्योग, व्यवसाय परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि जहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, वहां सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों का चालान काटें। पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम और निकाय समितियों जैसे एजेंसियों द्वारा सख्त कदम उठाए जाएं।
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट इस बार इससे लड़ने के लिए तैयार है। प्रदेश के सभी बड़े और छोटे हॉस्पिटलों को एक्टिव रहने के आदेश भी दिए गए हैं। पिछली बार कुछ परेशानियां सामने आई थी, लेकिन इस बार हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, मेडिसिन और मैन पावर भी है। इस बार कोई भी दिक्कत सामने नहीं आनी चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह पर तैयार है। कल भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी रिव्यू मीटिंग ली है। जो हमारे पीएसए प्लांट्स इस वर्ष के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हो, बड़े अस्पताल हो, छोटे अस्पताल हो, उनको तुरंत प्रभाव से एक्टिव करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। और साथ में जहाँ जहाँ मैन पावर की ज़रूरत है, डिस्ट्रिक्ट मैन पावर को कैसे कॉरपोरेशन के माध्यम से लिए गए, उसके भी आदेश दे दिए गए। हेल्थ कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया के कई देश हरकत में आ गए हैं। देश में भी कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी अब शुरू कर दी है। प्रदेश में नियमों को लेकर सख्ती बरतने के स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बावजूद इसके फरीदाबाद के एनआईटी इलाके में बाजार में अब भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद में दुनिया भर में दहशत बढ़ गई है और इस कोरोना के वेरिएंट की वजह से बताया जा रहा है कि जिस तेज़ी से ये बढ़ रहा है बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार आदेश और निर्देश जारी किए गए हैं। खास तौर से मास्क लगाकर रहना बेहद ज़रूरी कहा गया है और ऐसे में उन लोगों के जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटने की भी बात कही है। लेकिन हम एक दो के एनआईटी में चौक पर पहुंचे हैं और यहाँ ये जो मार्केट है, आप साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ भाड़ है वो साफ तौर से यहाँ देखी जा सकती है कि किस तरह से भीड़ यहाँ बढ़ रही है। लोग शॉपिंग के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन अगर मास्क की हम बात करें तो बेहद कम ऐसे लोग हैं जो मास्क लगा रहे हैं। आप साफ तौर से अगर दिखाऊं मैं आपको तस्वीरें, तो आप देखिए जिस तरह से यहाँ मार्केट में पहुँचे हैं लोग, मास्क बेहद कम लोगों पर है। ऐसे में ये बेहद समझना होगा ज़रूरी कि अगर इस तरह से लापरवाही बरती गई तो जो कोरोना का जो तीसरे लहर की जो बात की जा रही है वो एक बार फिर सामने आ सकती है। और ऐसे में आप अगर देखिए तस्वीरों में, आप साफ तौर से देखें तो ये तमाम लोग जो हैं बिना मास्क के यहाँ देखे जा सकते हैं। ये पूरे मार्केट का केवल इनका नहीं है, जो तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं वो कहीं ना कहीं इसी वजह से कहीं ना कहीं जिस तरह तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है उसमें एक बड़ा हाथ ये हो सकता है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जा रही है मार्केट में पूरी तरह से, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये बड़ी लापरवाही और बड़ी चूक कहा जा रहा है। और इसी वजह से जो कोरोना के जो तीसरे वेरिएंट की बात की जा रही है, तीसरी लहर की बात की जा रही है, ओमिक्रॉन की जिस तरह से बात की जा रही है, ऐसे में हो सकता है कि ये जो लापरवाही है वो लोगों पर खुद भारी पड़े। ऐसे में हालांकि सरकार की तरफ से तमाम तरह की जो हिदायतें जारी की गई हैं, अब देखना होगा कि किस तरह से सतर्कता बरती जाती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। अंबाला से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने लोकसभा में 3 नगर निगमों अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए अमृत 2 योजना के तहत प्रधानमंत्री से फंड आवंटन करने की अपील की। सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शहरी विकास मंत्रालय को अमृत 2 के अंतर्गत 2,70,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया है। यह राशि 24-25 तक खर्च की जाएगी। इस प्रकार अमृत 2 योजना के अंतर्गत शहरों में स्वच्छ जल, घरेलू सीवर, सेप्टिक प्रबंधन का 100% कवरेज का लक्ष्य रखा गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे अंबाला लोकसभा एक आरक्षित क्षेत्र है जिसमें 3 नगर निगम अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला पड़ते हैं, जिसके अंतर्गत मेरी मांग है कि शहरी क्षेत्रों में कार्य को बढ़ावा देने हेतु अमृत 2 के अंतर्गत राशि को मेरे क्षेत्र में भी आवंटित किया जाए और जो नगर परिषद हैं उनको भी राशि प्रदान कराई जाए। सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने रेल मंत्री से अपने क्षेत्र के 4 स्टेशनों के लिए रेलगाड़ियों के संचालन को दोबारा से जारी करने को कहा। आपके माध्यम से रेल मंत्री जी की तरफ जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ध्यान दिलवाना चाहती हूँ
कि 1913 में निर्मित उत्तर रेलवे के अधीन जाखल हिसार सेक्शन पर, जिसमें कि मेरी लोकसभा सिरसा के गाजूवाला, पृथला, जमालपुर, शेखा और कुडनी स्टेशन आते हैं। इन 4 स्टेशनों के आसपास बहुत से गांव जुड़े हुए हैं। सभापति महोदय, ये 108 साल पुराना जो है, आप ये देखिए, ये सेक्शन है और कोरोना काल से पहले मात्र 8 जोड़ी रेलगाड़ियों का संचालन इस सेक्शन में होता था और जिसमें मेरी संसदीय क्षेत्र के अंदर केवल 5 जोड़ी रेलगाड़ियों का ठहराव होता था। लेकिन कोरोना काल के बाद क्या हुआ है कि सेक्शन में केवल 5 जोड़ी जो रेलगाड़ियां उनका ठहराव हो रहा है और जो मेरा इलाका है उसमें केवल 1 गाड़ी का जो है ठहराव हो रहा है, जिसमें कि जमालपुर शेखा जो गांव है, जिसमें 10,000 की आबादी है, वहां पर तो एक भी ट्रेन का ठहराव नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं आदरणीय रेल मंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि नंबर 1 बात कि 108 साल पुराने इस सेक्शन की तरफ ध्यान दिया जाए। नंबर दूसरा कि कोरोना से पहले जो व्यवस्था 8 जोड़ी सेक्शन में थे, उनको फिर से शुरू किया जाए और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो 5 जोड़ी गाड़ियों का संचालन था उसको वापस शुरू किया जाए। और आखिरी में 10,000 की आबादी वाले जमालपुर शेखा गाँव में ज्यादा से ज्यादा ठहराव जो है वो ट्रेन का। धन्यवाद। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 35वें मुख्य सचिव के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके लिए ये बहुत गौरव का दिन है और वे हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर आज आसीन हुए हैं। आमजन की समस्याओं का वो तुरंत निपटारा करेंगे, यही उनकी पहली प्राथमिकता है। संजीव कौशल ने जिले के उपायुक्त से लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और वित्त आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपनी कार्यशैली की एक छाप छोड़ी है और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह कार्य करता रहूंगा। हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।